Hello, kids. So, I welcome you all to Let's Crack CBSE 9th and 10th, and this is another session of Let's Revise. Yes. तो Let's Revise वाले सेशन के अंदर हम हर चैप्टर का 1 मार्क, 3 मार्क एंड 5 मार्क वाले जो क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो डिस्कस करते हैं। और आज है कौन से चैप्टर की बारी? तो ज्योग्राफी के चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के 1 मार्क क्वेश्चन आंसर जो हैं वो करने वाले हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरैक्टिव सेशंस बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं और आंसर आपको करना है। ओके क्योंकि चैप्टर तो ऑलरेडी मैं पढ़ा ही चुकी हूँ आपको, आरंभ है प्रचंड वाली सीरीज में, है ना। तो अभी आपको करना है आंसर सारे क्वेश्चंस का। सो आर यू ऑल रेडी? If you all are ready, then type let's crack it in the comment box. Okay? So जल्दी जल्दी से लिख दो let's crack it और फिर हम लोग अपना सेशन जो है फटाफट से स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, सो आई स्टार्ट द सेशन विद माई इंट्रोडक्शन। माई नेम इज़ रश्मि सिंह। आई एम रश्मि सिंह योर टीचर। RSYT इज़ माई कोड। जब आप ये कोड यूज़ करते हो अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए, you get a 10% discount, and this is how you support me as well. And here is a small introduction about myself. मैंने BTech किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में and I have got more than 8 years of experience. I have been teaching students for NTSC, ISO and CBSE boards exam. If you want to get to know a bit more about me, then you people can follow my link. Okay, ये जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, जल्दी से फॉलो कर लो। लिंक फॉलो करोगे ना तो तुमको मेरे सारे के सारे लेक्चर्स का नोटिफिकेशन ज़रूर मिलता रहेगा। ओके तो बच्चों, अगर अपनी तैयारी CBSE की करनी है बेहतर से बेहतरीन, तो आपको प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। देखो, दो तरह के सब्सक्रिप्शन है अपने पास, आइकॉनिक एंड प्लस। मैथ्स तो तुम लोगों की अच्छी है ही, तो यहाँ पे दिख ही रहा होगा आपको 12 मंथ का जो फीस है 25,200 है फॉर आइकॉनिक, एंड 12 मंथ का फीस जो है वो प्लस पे है 13,500, ऑलमोस्ट डबल। सो वाई डबल? बिकॉज यहाँ पर आपको मिलेगी बिल्कुल पर्सनलाइज्ड अटेंशन। ओके, पर्सनलाइज्ड अटेंशन मिलने वाली है बच्चों। आपको मिलने वाला है एक मेंटोर। ये जो मेंटोर है ये आपको देगा वीकली एनालिसिस आपके परफॉर्मेंस की, वीकली टेस्ट मिलेंगे आपको, एंड आपके पेरेंट्स को भी बताया जाएगा आपके प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में, एंड यू कैन वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस विद द हेल्प ऑफ दिस मेंटोर। आपका स्टडी प्लानर मिलेगा। दैट इज़ वाई द कॉस्ट इज़ अ बिट हायर, बट येस ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन इज वेल और आइकॉनिक। इट इज़ ऑन यू। ओके, आपको जो अच्छा लगे वो ले सकते हो। कोड आपको यूज़ करना होता है, कोड यूज़ कर लो, 10% डिस्काउंट मिलेगा। मेरा कोड यूज़ करोगे RSYT तो। एंड माय डियर किड्स, आपको करना क्या है? फर्स्ट स्टेप है ऐप डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे मैनेज गोल सेलेक्ट करो, CBSE क्लास 10। अगर घर पे कोई भाई बहन है जो छोटा है तुमसे, 6 से 12 तक के कोई भी भाई बहन है, तो दोनों भाई बहन एक ही सब्सक्रिप्शन पे पढ़ सकते हो। ओके, तो सिलेक्ट दैट स्मॉलर गोल इन योर मैनेज गोल सेक्शन। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप बिकॉज यू नीड टू यूज़ द कोड जहाँ पे 10% डिस्काउंट मिलता है। यहाँ पे आपको RSYT कोड यूज़ करना है। 130 क्रेडिट्स मेरे पास थे क्योंकि मैं कम क्लासेस देखती हूँ। अगर तुम लाइव क्लासेस अटेंड करते हो तो ये क्रेडिट्स भी आपको मिल जाते हैं, जिससे एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाता है, यानी 20% डिस्काउंट। How to earn these credits? So every day at 12:30 p.m. I come and take free special classes. You just need to attend these live classes like for more than 15 minutes, and then kids you can earn the credits. Okay, तो क्लास 6 से 8 वाले बच्चे भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं RSYT कोड यूज़ करके, और 9, 10, 11, 12 वाले तो ले ही सकते हैं। वहाँ पर आपको क्रिएटिव कॉर्नर भी मिल जाता है अभी थोड़े टाइम के लिए। ओके, तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, क्यों? क्योंकि इससे डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम ना इससे 1 मार्क वाले ही क्वेश्चन आते हैं, या फिर सीधे सीधे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले PYQs जितने भी आए हुए हैं 1 मार्क के, उससे हम स्टार्ट करेंगे, वो देख लेते हैं। तो बच्चों, 2020 का जो आपका एग्ज़ाम था उसमें ये PYQ आया था, गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। तो चलो तुम लोग जल्दी से आंसर करके बताओ। देखो, मैं तुम लोगों को थोड़ा सा टाइम दूंगी। ओके, सो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आई थिंक सब ने आंसर कर दिया होगा, एंड द आंसर इज पॉन्ड्स एंड पार्क।
इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो, बस स्टैंड हो सकता है, रेलवे स्टेशन हो सकता है, बिकॉज दीज आर कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, किसी एक पर्सन का रिसोर्स नहीं होता ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2019 में आया हुआ है, हाउ इज ओवर इरिगेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। तो आंसर में थोड़ा सा हिंट दिया हुआ है, आपको बाकी खुद से लिखना है। ओवर इरिगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। ओवर इरिगेशन इज रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू व्हाट। ओवर इरिगेशन होगा तो कैसे लैंड डिग्रेड हो जाएगा। सो अगेन आई एम गिविंग यू सम टाइम, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो अभी आंसर आप लोगों ने दिया होगा। एक्चुअल आंसर इज बिकॉज इट क्रिएट्स वाटर लॉगिंग। So over irrigation is responsible for land degradation due to water logging, leading to the increase in salinity and alkalinity of the soil. क्या होता है बेसिकली, वाटर लॉगिंग होती है, वाटर लॉगिंग के चलते जो सॉइल है उसकी सैलिनिटी या फिर अल्कलिनिटी जो है वो बढ़ जाती है। आपने पढ़ाई होगा अल्कलीज कैसे फॉर्म होते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करके, और जब एसिड्स एंड बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट फॉर्म होता है, राइट। तो इसकी अल्कलिनिटी जो है वो बढ़ जाती है, विच इज़ नॉट गुड फॉर द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड फॉर द ग्रोथ ऑफ फूड क्रॉप्स। और आपको पता ही है पंजाब में तो भाई कितनी ज़्यादा खेती होती है ना। तो वहाँ पर खेती ज़्यादा होती है, लोग पानी ज़्यादा डालते थे और अब उसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है। सैलिनिटी ज़्यादा हो गई है सॉल्ट के अंदर, एल्कलिनिटी ज़्यादा हो गई है, एंड इट इज़ अफेक्टिंग द प्रोड्यूस ऑफ द फील्ड्स एज वेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2019 का ही ये एक और क्वेश्चन है, ऑप्शंस में थे ये दोनों क्वेश्चन। हाउ इज सीमेंट इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। सीमेंट इंडस्ट्री is responsible for land degradation. Dash for cement industry is responsible for land degradation. It retards the process of dash into the soil after it settle down on land. यहाँ पे it क्या है, क्या सेटल डाउन कर जाता है ज़मीन पे, ठीक है, एंड कौन सा प्रोसेस जो है वो आपका स्लो डाउन हो जाता है, एंड यहाँ पे क्या आएगा। सो बच्चों इसका आंसर है द मिनरल प्रोसेसिंग like grinding of limestone for cement industry is responsible for land degradation. Land mining के process में basically सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर हम बात अगर करें तो जो मिनरल की प्रोसेसिंग होती है उसके चलते हमारा लैंड डिग्रेड हो जाता है। वाई? बिकॉज इट क्रिएट्स डस्ट। ओके, इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल आफ्टर डस्ट सेटल्स डाउन ऑन द लैंड। जैसे ही डस्ट जो है वो ज़मीन में सेटल होता है तो जो पानी होता है वो फिल्टर हो करके नीचे वाटर टेबल में कलेक्ट नहीं हो पाता। ओके, सो मिनरल प्रोसेसिंग क्या करता है, डस्ट क्रिएट करता है, और डस्ट जो है वो जा करके हमारे सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है, जिसके चलते वाटर जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो वाटर टेबल तक नहीं पहुंच पाते और लैंड हो जाता है डिग्रेड। ओके, क्लासिफाई रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द ईयर 2018। बहुत ही ईजी है यार ये तो। ऑरिजिन के बेसिस पर हम रिसोर्सेज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बायोटिक एंड ए बायोटिक। बच्चों बायो वर्ड जो होता है ना उसका मतलब होता है लाइफ, ठीक है। तो ऐसे रिसोर्सेज जिसका कुछ लिविंग ऑरिजिन है, द रिसोर्सेज विच एग्जिस्ट इन आवर बायोस्फीयर एंड हैव गॉट लिविंग ऑरिजिन, आर ऑफ लिविंग ऑरिजिन, दे आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज। एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा, फाउना। नाउ किड्स, ए बायोटिक क्या होता है? ए वर्ड का मतलब होता है विदाउट, ओके, एंड बायो का मतलब तो तुमको पहले ही बता दिया, विदाउट लाइफ, है ना। तो ऐसे रिसोर्सेज इन द बायोस्फीयर विच आर ऑफ नॉन लिविंग ऑरिजिन आर एबायोटिक रिसोर्सेज, जैसे सॉइल, एयर, वाटर, रॉक, सनलाइट, ये सारे के सारे क्या हैं? एबायोटिक रिसोर्सेज हैं। एग्जाम्पल ज़रूर दो जहाँ पे भी एग्जाम्पल देने की गुंजाइश हो।
डिफाइन रिसोर्सेज। सो अगेन मैंने थोड़ा सा डिफाइन कर दिया है, कंप्लीट आपको करना है डेफिनेशन को। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट which can be used to satisfy our needs, provided it is dash accessible, dash feasible, and dash acceptable, can be termed as resource. Example, air dash etc. 1 पे क्या आएगा, 2 पे क्या आएगा, 3 में क्या आएगा एंड 4 में क्या आएगा? जल्दी So 5, 4, 3, 2, 1, go. So kids, everything available in our environment which satisfies our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resource. हमारे environment में बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन ऐसी चीज़ जिसको हम टेक्नोलॉजिकली एक्सेस कर पाएँ, इकोनॉमिकली भी वो हमें सस्ता पड़े, ठीक है, मतलब हमारा बहुत ज़्यादा लॉस ना हो, और कल्चरली भी एक्सेप्टेबल हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, रिसोर्स कहेंगे। जैसे बच्चों, सनलाइट जो है आज से 500 साल पहले भी अवेलेबल थी, लेकिन तब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर सकें, है ना। तो अर्लियर इट वॉज नॉट अ रिसोर्स फॉर अस एज फार एज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज़ कंसर्न। तो आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, देन इकोनॉमिकली फिजिबल भी होना चाहिए। मे बी जब ये टेक्नोलॉजी आ गई सोलर पैनल्स की, तो कुछ जो अमीर लोग थे वो इसको यूज़ में ले रहे थे, क्योंकि उनके लिए ये अफोर्डेबल थी। या आप फ़ोन की बात कर लो, जैसे इनिशियली जब मोबाइल फ़ोन आया था नोकिया का, तब इनकमिंग के भी पैसे लगते थे एंड इट वाज नॉट इकोनॉमिकली फिजिबल फॉर नॉर्मल पीपल टू बाय दैट फ़ोन। तो हम लोग तभी भी चिट्ठी से बात कर रहे थे, या फिर वो जो नॉर्मल डायल वाला फ़ोन होता है उससे बात करते थे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब ये इकोनॉमिकली फिजिबल हो गया, तो लोगों ने यूज़ में कर लेना शुरू कर दिया। एंड जो भी चीज़ इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, उसको हम तभी रिसोर्स कंसिडर कर सकते हैं जब उसको कल्चरली भी एक्सेप्टेबल हो वो, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जब भी बनते हैं ना, तो कई सारी जगहों पर आप देखते हो पीपल प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि वो लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है। तो कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, तभी हम उसको रिसोर्स की तरह कंसीडर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है एयर, वाटर, ओके। How are nature, technology and institution connected? There is dash relationship between nature, technology and institution. किस तरह का रिलेशनशिप है नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के बीच में? बिल्कुल इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप है, डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है, किस तरह का रिलेशनशिप है बताओ। सो आई थिंक यू पीपल हैव गेस्ड द आंसर राइट। यहाँ पे इमेज से ही समझ में आ रहा है कि ह्यूमन बीइंग्स आर द फंक्शन ऑफ रिसोर्सेज एंड नेचर, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशंस आर इंटरडिपेंडेंट, ओके। ये सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। सिर्फ नेचर होगा, टेक्नोलॉजी नहीं होगा, तो क्या तुम उसको यूज़ कर सकते हो रिसोर्स की तरह? टेक्नोलॉजी है, इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई लॉ बनाने वाला नहीं है उससे रिलेटेड, तभी हम नहीं यूज़ कर पाएंगे रिसोर्सेज को। What are national resources? Okay, so national resources क्या होते हैं? Resources which belongs to a nation. These resources are found within the dash boundaries and dash waters. So ocean water up to dash nautical miles. Example, river, forest, minerals. The country has legal powers to acquire any private property to facilitate public services. देखो बच्चों, सपोज करो मेरी ज़मीन है, ठीक है, मेरा खेत है, लेकिन इस खेत पे अगर यहाँ से एक टावर जाने वाली है, किसकी टावर है भाई? ये इलेक्ट्रिसिटी वाली, ठीक है, एक टावर लगाना है यहाँ पे हमें। तो अब गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाने के लिए टावर तो लगाना ही पड़ेगा। ऐसे में क्या किया जाता है, गवर्नमेंट का हक होता है कि मेरी ये ज़मीन को गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपने अंडर में ले सकती है। वाई? बिकॉज दिस इज़ अ नेशनल रिसोर्स एज वेल, अदर देन बीइंग माई ओन इंडिविजुअल रिसोर्स। तो गवर्नमेंट विल पे मी सम कॉम्पनसेशन, ठीक है, एक मुआवजा देगी और गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ले सकती है ज़मीन, ठीक है। इसका आंसर क्या है? Resources which belongs to a nation, the resources are found within the political boundaries and territorial waters and up to nautical miles of
22.2 1 nautical mile is equal to 1.852 किलोमीटर्स, ठीक है। तो इतने नॉटिकल माइल्स तक के जितने भी रिसोर्स हैं वो सब के सब नेशनल। What is dash? Dash is the widely accepted strategy for judicious use of resources. ये कौन सी स्ट्रैटेजी की बात की जा रही? बताओ बच्चों, which strategy are we talking about? So kids, we are talking about resource planning, which is such an important point whenever we have unequal distribution of resources. इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में हर जगह पे सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्स तो होगा नहीं, तो वहाँ पर रिसोर्स प्लानिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। तो रिसोर्स प्लानिंग इज वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। From which 5-year plan has India made concerted efforts for achieving the goals of resource planning? Resource planning जो है हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, as I've told you, क्योंकि इंडिया में जो रिसोर्सेज हैं काफ़ी नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कब हमने रिसोर्स प्लानिंग के बारे में सोचा? कौन से 5-year प्लान से हमने रिसोर्स प्लानिंग करने का सोचा कि हमें रिसोर्स प्लानिंग करके ही रिसोर्स को यूज़ में लेना है? So the answer to this question is directly from your NCERT book. NCERT book read करना बहुत ज़रूरी है, उसमें ऐसे questions, ऐसे lines दिए हुए हैं। So from the very first 5-year plan only we did resource planning. हमने बहुत ज़्यादा emphasis दिया resource planning को। Why? Because अपना देश जो है वहाँ पे resources हैं तो बहुत सारे, लेकिन उनका डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी नॉन यूनिफॉर्म है, तो ऐसे में रिसोर्स प्लानिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। Understood. This is one thing. Where was first International Earth Summit held? कहाँ पर फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हुई थी? रियो डी जेनेरियो इन, so in which country is Rio de Janeiro? The answer is Brazil. ब्राज़ील में है रियो डे जेनेरियो, ओके, जहाँ पर फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हुई थी। कहाँ पे हुई थी ये भी आपको बताना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 इज अ प्लान टू कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं भैया हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला तो इन्वायरमेंट डैमेज, फिर गरीबी, फिर बीमारी, एंड ये जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, ये सारी की सारी चीज़ें। इन सबको कॉम्बैट कैसे कर सकते हैं हम? थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एजेंडा 21 वाज वन सच प्लान जो बनाया गया था, किस लिए? इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, साथ में मिलजुल करके, ओके। व्हेन द अर्थ समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन, कब हुआ था ऑर्गेनाइज्ड? इस ईयर में, इन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील, इन विच मोर देन, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? Then they agreed with Agenda 21 for sustainable development and proper use of resources. Agenda 21 हम लोग क्यों अग्री कर रहे थे? Because we wanted sustainable development. Okay? तो कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और कब हुआ था ये आपको बताना है। तो 5, 4, 3, 2, 1, go. So kids, when the Earth Summit was organized in 1992 in Rio de Janeiro, Brazil, in which more than 100 states heads participated, then they all agreed on Agenda 21. Why? To achieve the sustainable development. तो 1992 में हुआ था और 100 देश के heads ने participate किया था इसमें। Who wrote the book Small is Beautiful? इसका तो आंसर वही दे सकता है जिसने NCERT अच्छे से पढ़ी है। इसने NCERT नहीं पढ़ी, सिर्फ ऊपर ऊपर से समरी पढ़ा है, वीडियोस देखा है टीचर्स का, वो तो आंसर नहीं कर, बिकॉज ये तो बुक में, चैप्टर में वैसे भी नहीं मिलेगा आपको। डब्बों की जानकारी पढ़नी होती है, मैं हमेशा बोलती हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बॉक्सेस में जो इन्फॉर्मेशन होती है। उसने पढ़ा होगा वो बताएगा, तो अगर नहीं बता सकते तो मैम तो है ही, मैम तो आंसर बताएगी ही। तो शू मैशर जो है उन्होंने ये बुक लिखी थी स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, जिसमें गांधी जी की फ़िलॉसफी के बारे में ही बताया था कि गांधीयन फिलोसफी दैट देयर इज़ इनफ फॉर एवरीवन's नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड. And Gandhiji always supported mass production by masses,
rather than mass production के बारे में चर्चा की गई थी। Which soil is ideal for growing cotton? यार ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया, नाइस एंड इजी क्वेश्चन, नाइस एंड इजी। बताओ कौन सा सॉइल है कॉटन के लिए परफेक्ट? तो दिस इज ब्लैक और रेगर सॉइल। रेगर सॉइल इस बेसिकली बसाल्ट रॉक से बना हुआ ये सॉइल है। बसाल्ट रॉक जब डिग्रेड होती है, पेरेंट रॉक है, तब जा करके बनता है ब्लैक सॉइल। लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 ईयर, 1 एग्रीकल्चरल ईयर, इसको क्या कहते हैं? लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर पास्ट 1 to 5 years. And land left uncultivated for more than 5 years. ठीक है, तो अभी इसको हम क्या क्या कहते हैं आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट याद रखना ऐसे ही ज़रूरी है। तो द आंसर इज करंट फैलो। जब 1 साल से कम हम लोग ज़मीन पर कुछ भी नहीं उगाते हैं so दैट उसकी फर्टिलिटी जो है वो रीगेन कराई जा सके, देन वी कॉल इट करंट फैलो। जब 1 से 5 साल तक हम लोग ज़मीन पर कुछ नहीं उगाते हैं या किसान कुछ नहीं उगाता है तो उसे कहते हैं अदर देन करंट फैलो। एंड व्हेन द पर्टिकुलर एरिया इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 years, देन इट इज़ अ वेस्ट लैंड। बट वेस्ट लैंड को भी हम कल्टिवेट तो कर सकते हैं ना, है कल्चरेबल, लेकिन बिकॉज ऑफ एनी रीजन वी आर नॉट ग्रोइंग इट, so it is considered as culturable wasteland. Okay, identify the soil with the help of following features. Now this particular question is from your sample question paper which has been released for the 2021. so soil के features दिए हैं, soil को identify करना है। red to brown in color, sandy in texture, saline in nature, lacks humus and moisture. humus और moisture बिल्कुल ही नहीं होता सॉइल, ओके, और सैंडी होता है टेक्सचर में। तो ये सैंडी वर्ड से ही समझ में आ जाता है कि हम रेगिस्तान वाले इलाके की बात कर रहे हैं, यानी कि हम एरिड सॉइल की बात कर रहे हैं, ओके, क्योंकि एरिड सॉइल में भी बिल्कुल ह्यूमस नहीं होता, मॉइस्चर नहीं होता, और एरिड सॉइल वाला जो एरिया होता है उसको मोस्टली बैरन एंड वेस्टलैंड में कंसीडर किया जाता है। वाई बैरन? बिकॉज यहाँ पे कुछ ग्रो नहीं किया जा सकता, इट्स नॉट कल्चरेबल। कल्चरेबल का अपोजिट होता है बैरन, तो बैरन वेस्ट लैंड में इसको कंसीडर किया जाता है, ओके। आइडेंटिफाई द सॉइल विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फीचर्स। इट इज फाउंड मेनली इन द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड कोस्टल स्ट्रिप्स ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है भैया, मेनली नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको मिलता है। एंड यानी कि अगर ये अपना इंडिया का मैप मैं बना के दिखाऊं तुम लोगों को, क्योंकि कई बार तुम लोगों को याद नहीं रहता ना कि इंडिया का मैप में नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है। तो ये जो अपना नॉर्दर्न प्लेन्स हैं पूरे के पूरे, एंड ये जो अपना इधर का कोस्टल प्लेन्स है, ठीक है, यहाँ पर ये सॉइल्स पाए जाते हैं। वेरी फर्टाइल, बहुत फर्टाइल होते हैं। कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। पोटैश भी है इसमें, फॉस्फोरिक एसिड भी है, लाइम भी है। दैट मीन्स वो सारी चीज़ें हैं जो कि फूड क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए चाहिए, ओके। ये कौन सा सॉइल है? आई थिंक ईजिली तुम लोग आइडेंटिफाई कर लोगे। नॉर्दर्न प्लेन बता दिया है मैंने, यहाँ पे रिवर्स फ्लो होती हैं, ब्रह्मपुत्रा, इंडस एंड गंगा, बिग रिवर्स है ना। तो ये सॉइल है एल्यूवियल सॉइल। इसको हिंदी में जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। क्यों? क्योंकि रिवर्स जो हैं वो डिपॉजिट करती हैं इसको, ओके। Identify the soil with the help of following feature. Develops under the tropical and subtropical climate, deficient in plant nutrients, prone to erosion and degradation, mostly acidic. ठीक है, देखो कोई भी सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक तब होएगी जब बहुत ज़्यादा बारिश होती होगी, ठीक है। तो कौन सी जगह पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है बच्चों? जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है कौन सा सॉइल मिलता है?
वेस्टर्न घाट्स में होती है ना, इधर मेघालय मौसिनरम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो यहाँ पर क्या मिलता है आपको, लेटराइट सॉइल। ठीक है, लेटराइट सॉइल आर बेसिकली द सॉइल इन विच लीचिंग इज ऑल्सो वेरी कॉमन फीचर। लीचिंग का मतलब क्या होता है कि सॉइल जो है वो पानी के साथ घुल गया, नहीं पानी जो है वो सॉइल पे गिरा, तो न्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल का वो पानी में घुल गया। ठीक है, जैसे शक्कर घुल जाती है ना पानी के अंदर, ऐसे ही न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो घुल जाते हैं पानी के साथ और चले जाते हैं। तो इट्स लाइक काइंड ऑफ इरोजन ओनली, लेकिन इरोजन में टॉप लेयर रिमूव होता है, यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स रिमूव हो जाते हैं। The running water cuts through the clayey soils and makes deep channels as dash. The land becomes unfit for cultivation and is known as dash. Chambal basin such lands are called dash. ये तो बताना है यार तुम लोगों को। बिल्कुल लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर है, वहीं पे है। दिस इज द गोइंग टू बी द लास्ट वाला क्वेश्चन भी होने वाला है ये। और एक क्वेश्चन है। सो द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल्स एंड मेक्स डीप चैनल्स एज गली। मतलब ये पूरी ज़मीन है, ठीक है, एंड यहाँ पे भी पूरी ज़मीन है, एंड बिकॉज ऑफ वाटर क्या हुआ, यहाँ का इतना मोटा जो ये आपको दिख रहा है सॉइल का जो लेयर है वो इरोड हो गया, तो ये क्या फॉर्म हो गई, गलीज। ठीक है, रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल्स। कैन यू इमेजिन, इतना समझ आ गया होगा, डीप चैनल क्रिएट हो जाते हैं। ओके, इतने डीप चैनल, उसको गली कहा जाता है। लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन। अब यहाँ पर कुछ खेती तो की नहीं जा सकती, इसलिए उसको बोलते हैं हम बैड लैंड। और चंबल में इसका नाम रेवाइंस होता है। ठीक है, चंबल इज इन गुजरात। ओके किड्स, तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो। लेट्स रिवाइज का अब 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का। प्लस ले लो, प्लस पे और भी मज़ेदार पढ़ाई होती है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, मैनेज गोल करो, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो। थर्ड स्टेप में RSYT यूज़ करो एंड क्रेडिट्स रिडीम करो। क्रेडिट कैसे मिलेगा, जब स्पेशल क्लासेस अटेंड करोगे जो कि होते हैं एवरीडे 12:30 PM पे। ओके, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे किड्स। अगर आपको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल करना पड़ेगा फॉलो। ओके, कहाँ मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा ये। Do like this video if you liked it. अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो RSYT कोड यूज़ कर लो। Thank you so much kids. And as I always say, sanitize, like, share, subscribe. Let's crack it. Thank you.